अभी तक तो इस सरकार के राज में नौकरियों का जो भी पन्ना खोलो, हर पन्ने के नीचे घपला और घोटाला निकला है। कि पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य, देखो ये दो बातें चैलेंज की तो है। सरकार अभी घर और गांव में कैसे रोजगार और स्वरोजगार मिलेगा, इसके प्रति गंभीर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। और आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी। उनसे कई मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में कई उथल पुथल देखने को मिल रही है, साथ ही जो मणिपुर की घटना है उसको लेकर भी हम विधायक जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूके न्यूज़ लाइव में। धन्यवाद। विधायक जी, मेरा सबसे पहले सवाल तो प्रदेश से जुड़ा हुआ है। देश की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम अपने प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो चरम पर है और हर तरफ देखने को मिल रहा है कि सरकार जो है, जो प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन कहीं 8 साल बाद भर्ती आ रही है, 5 साल बाद भर्ती आ रही है और अब जाके जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप बेरोजगारी को लेकर? इस प्रदेश का निर्माण रोजगार और स्वरोजगार को लेकर नौजवानों ने जो सपना देखा था, वर्तमान में ऐसा लगता है कि उनके सपनों को हमने तोड़ने का काम किया है। जिस प्रदेश की नौजवानों का भविष्य खतरे में हो, जहां नौकरियां बेची जाती हो, जहां नौकरियों में घपला और घोटाला होता हो, अभी तक तो इस सरकार के राज में नौकरियों का जो भी पन्ना खोलो, हर पन्ने के नीचे घपला और घोटाला निकला है। हमने नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया है और यदि हम उनके भविष्य को नहीं बचा सकते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हमने बेरोजगारी में रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। पूरे देश में उत्तराखंड बेरोजगारी में सबसे टॉप में है। मैंने विधानसभा में नियम 300 में सवाल लगाया कि टिहरी बांध की उम्र 100 साल से ऊपर है। जितने लोग वहाँ 90 के करीब, ये 89-90 में ये कॉरपोरेशन बना था और जो लोग वहाँ नौकरी में लगे वो सब रिटायर होते जा रहे हैं। अब वहाँ पे जो सीएमडी बनेगा, जो पर्सनल डायरेक्टर टेक्निकल और जो मंत्री होंगे भारत सरकार के, उनके सारे लोग लगेंगे। जिन 125 गांव जलमग्न हुए और वहाँ के पूरा प्रतापनगर का क्षेत्र प्रभावित है, जनपद टिहरी प्रभावित है, उत्तराखंड प्रभावित हुआ है। इतने बड़े उद्यम को लगाने के लिए वहाँ के लोगों का योगदान है। यहाँ के बच्चे बीटेक एमटेक करके खाली घूम रहे हैं और उनको वहाँ अवसर नहीं मिलता है। राज्य सरकार को चाहिए कि अपने जो नौजवान हैं इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए टिहरी बांध हो या इस तरह के अन्य बांध भी हो, इस तरह की अन्य संस्थाएं भी प्रदेश में हो, उनमें यहाँ का हिस्सा फिक्स होना चाहिए, यहाँ का कोटा होना चाहिए और यहाँ के लोगों को ये मौका और अवसर मिलना चाहिए। जी, ये रोजगार को लेकर हमने बात की है, लेकिन एक पलायन जो है वो भी प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है बीजेपी सरकार जो है वो लगातार कहती है स्वरोजगार मिल रहा है, लोगों को स्वरोजगार लोग उत्पन्न कर रहे हैं और पलायन कम हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अभी घर और गांव में कैसे रोजगार और स्वरोजगार मिलेगा, इसके प्रति गंभीर नहीं है। सोलर पे हमने विधानसभा में मामला उठाया और सरकार को कहा कि 10,000 बेरोजगार जितने उत्तराखंड के साउथ फेसिंग गांव हैं, यदि हम सोलर की ऐसी फ्लेक्सी स्कीम लाएं कि लोन की गारंटी राज्य सरकार ले, पैसे की वापसी सरकारी माध्यम से होना है, पैसा मर नहीं सकता। और गांव में जो हमारी ज़मीन है, जो गांव के घर हैं, चूँकि वो खेती वाली ज़मीन है, उसको ये 143 करना पड़ता है, वरना उसकी भी वैल्यू बैंक नहीं मानता है, उसको मोर्गेज नहीं करता है। सरकार अगर गारंटी ले तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और स्वरोजगार हम घर गांव में स्थापित कर सकेंगे। हमें सरकार को चाहिए कि निरंतर चिंतन और मंथन रोजगार और स्वरोजगार के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश का निर्माण कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर हुआ है। इसी को लेकर आंदोलन की शुरुआत की गई थी और अभी मुझे लगता नहीं है कि सरकार इस पे सफल हो पा रही है। हमें चाहिए कि हमें नेता भी ऐसे चाहिए जो रोजगार और स्वरोजगार का निरंतर चिंतन करें, मनन करें और विभिन्न बैठकों के माध्यम से
विभिन्न, चाहे वो विधानसभा की बैठक हो चाहे अन्य कहीं हो, हमको इस पर लगातार विचार करने की आवश्यकता है और हम अपने बेरोजगारों को कैसे पहाड़ों में रोक सकते हैं उसके लिए हमें योजना बनाने की आवश्यकता है। जी, योजना की बात आपने की है। आप अधिकतर अपने क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं, और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से पलायन जो है वो लगातार होता जा रहा है। हालांकि गांव के लोग जो हैं वो शहर में आ रहे हैं, देहरादून जैसी जगहों में बस रहे हैं, लेकिन इसको कैसे रोका जाए, क्या योजनाएं हो सकती हैं? देखिए, भारत सरकार ने 2017 में एक IDS स्कीम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें सब्सिडी मिलनी थी कि उत्तराखंड में जो उद्योग लगेंगे उसमें सब्सिडी दी जाएगी उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए। लेकिन कम से कम हजारों लोगों ने उद्योग लगाए, उनकी सब्सिडी वो मार्च 2022 तक थी। मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से निवेदन किया कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन मेरा कहना है कि जो पिछले लोगों ने उद्योग लगाए हैं उनकी सब्सिडी आज तक नहीं मिली है। ये सीधे तौर पर जनता के साथ धोखा है। भारत सरकार को चाहिए जो उसने वायदा किया जनता के साथ, उसको ये सब्सिडी तत्काल मिलनी चाहिए। दूसरा, रही पलायन की बात कि पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य, देखो ये दो बातें चैलेंज की तो है और सरकार को चाहिए था कि इस चैलेंज को वो स्वीकारती है और इसकी दिशा में काम करते। अभी कुछ जगह डॉक्टर तो भेजे, लेकिन फिर पुनः डॉक्टर खाली हो गए। कुछ MD करने चले गए, कुछ जो है जॉली ग्रांट ने जब से PPA मोड से टिहरी और चमेला का हॉस्पिटल छोड़ा तो ज़्यादा डॉक्टर वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, तो डॉक्टर फिर खाली हो गए। हमारे पास जो एक्सपर्टीज हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनकी लगातार कमी बनी हुई है और अभी भी कई जगह PSC, SAD और CSC में डॉक्टर नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर निरंतर काम करने की आवश्यकता है। अब तो इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं, हर साल डॉक्टर मिल रहे हैं, इनकी नियुक्ति दूर दराज क्षेत्रों में की जानी चाहिए जिससे वहाँ की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अब बताओ, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती इतने दिनों में की जाती है कि कई दिनों तक वहाँ गैप रहता है, कई दिनों तक वहाँ एक्सरे नहीं होते हैं। अल्ट्रासाउंड हमारे CSC पे होना चाहिए। अब हमको, चूँकि पूरा देश आगे बढ़ता है और ये हमारा वाजिब हक है, तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का भी वाजिब हक है कि उनकी CSC में, उनके PSC में अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे वगैरह सब वहाँ किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को छोटी छोटी बीमारी के लिए, अब छोटा सा फ्रैक्चर हो गया उसके लिए जिला मुख्यालय आएगा। जिला मुख्यालय जो है ज़्यादातर जगह रेफर सेंटर बन गए, उनको देहरादून भेज देते हैं। देहरादून भेजते हैं, यहाँ प्राइवेट अस्पताल ऐसे बैठे हैं गिद्ध की तरह कि 5 और 3 और 4-5 लाख का बिल ऐसा बनता है 5-7 दिन में कि ये गरीब आदमी की सीमा से ऊपर का काम है। कई लोगों के पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा रहता है। तो ऐसी समस्या भी है। हमको चाहिए कि हमें गंभीरता से स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करना चाहिए। विधायक जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो अस्पताल है वहाँ स्टाफ की कमी है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जो मेडिकल के स्टूडेंट है या फिर जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि अस्पताल में स्टाफ नहीं है और युवा बेरोजगार हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी सोच और समझ में, कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में ऐसी खामी है कि हमको चाहिए कि पूरे प्रदेश का डाटा संबंधित मंत्री के पास होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ हमको जिस चीज़ की आवश्यकता है, नर्सिंग में हमारे बच्चों ने इतनी पढ़ाई कर ली, आपके एक्सरे टेक्नीशियन बेरोजगार घूम रहे हैं लेकिन भर्ती नहीं कर सकते। हमने ऐसी बीमारी पाली क्यों, और अगर बीमारी है तो उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। इस पर गंभीरता से देखने की जरूरत है। जी, प्रतापनगर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किस तरह की अभी आपको कमी लगती है कि उस कमी को पूरा किया जाना चाहिए, जिससे कि जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? जिस तरह से देखा जा रहा है कि मानसून में भारी क्षति जो है वो देखने को मिल रही है। टिहरी में भी काफ़ी क्षति देखने को मिली। प्रतापनगर साइड जो रोड है काफ़ी, वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी लगभग प्रतापनगर विधानसभा में 120 आंगन, चौक और मकान जिनकी P20 राजस्व विभाग ने भरी, उनको मैंने एक एक तिरपाल और एक एक छाता अपनी तरफ से इसलिए दिया
कि वो परिवार कष्ट में है और कष्ट के समय हमारा दायित्व बनता है हम जनता के साथ खड़े रहें। वहाँ बड़ी मात्रा में सड़कों का नुकसान हुआ, सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, पुस्ते टूट गए हैं, केवल लीग खोली गई है आना जाने के लिए, पानी की लाइनें टूट गई। आपके जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी सरकारी संपत्ति उनका बड़े स्तर पर नुकसान हुआ, रास्ते बंद हो गए। और हमने जिले के अधिकारियों से भी निवेदन किया है और उनके जितने आगणन एस्टिमेट उसकी सूचना भी शासन और प्रशासन को देते आ रहे हैं। इन पर चाहिए कि दैवीय आपदा मद से तत्काल इन पर काम किया जाना चाहिए। जो सड़कों का नुकसान हुआ इन पर काम किया जाना चाहिए, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान है उस पर काम किया जाना चाहिए। और प्रतापनगर विधानसभा में समस्याएं बहुत है। ये टिहरी बांध का अतितम प्रभावित क्षेत्र है। इतने बड़े उद्यम को लगाने के लिए प्रतापनगर के लोगों की शिक्षा प्रभावित हुई, स्वास्थ्य प्रभावित हुआ और उनका लंबे समय तक आवागमन प्रभावित हुआ। डोबरा का पुल बनने में इतने साल लग गए कि प्रत्येक घर के ऊपर जो व्ययभार बढ़ा, जो महंगाई का बोझ बढ़ा, वो प्रत्येक घर को पे करना पड़ा है। और ऐसी बहुत सारी मांग वहाँ पर है। जखेंडा में 1150 नाली जमीन वानिकी उद्यानिकी विश्वविद्यालय को दे रखी, जो परिसर बनना है वानिकी विश्वविद्यालय का। अभी तक उसका आगणन आ तो गया लेकिन धनराशि स्वीकृत नहीं, मुख्यमंत्री की घोषणा है। और दूसरा, प्रतापनगर में माली ट्रेनिंग की मांग लगातार की जा रही, उसके लिए भी 65 नाली भूमि दी गई। वहाँ पर बहुत दिनों से मांग की जा रही कि प्रतापनगर से जवाहर नवोदय विद्यालय पानी न होने के कारण 4 साल वहाँ चला और उसके बाद पौखाल ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ की जनता के अंदर रीस भी है, टीस भी है, कष्ट भी है और गुस्सा भी है कि हमारी यहाँ पर स्थापित संस्था को दूसरी जगह ले जाया गया। मैंने सरकार से मांग की, जो गया वहाँ पर राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय का घोषणा हो रखी है, उसका जियो तत्काल सरकार करे। और लगातार जो क्षेत्र में विकास की जो संभावनाएं हैं, खासकर टिहरी बांध की झील को चारों तरफ पर्यटन से जोड़ने का जो प्लान है, वहाँ जो रिंग रोड बनाने का जो प्लान है, और टिहरी के ठीक सामने खैट, पीढ़ी 1, पीढ़ी 2, प्रतापनगर, सेम नागराजा, इसको पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने का काम करना चाहिए। इसके पर्यटन की दृष्टि से विकास करने की आवश्यकता है। इसकी मांग हम लगातार सरकार से कर रहे हैं। जी, ये तो बात हो गई अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की। हम आपकी राय जानना चाहेंगे मणिपुर घटना को लेकर, क्योंकि यहाँ पर भी जो अंकिता हत्याकांड केस है वो लगातार चल रहा है, उस पर लगातार जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। उनके जो परिजन हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं बेटी को न्याय दिलाने की, लेकिन अभी उनके परिवार का कहना है कि सरकार कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही है। देखिए, हमने अपने साथियों के साथ मिलकर जब हमने अखबार में पढ़ा कि अंकिता भंडारी का वकील, जो उनके माँ बापों ने आरोप लगाया, जो सरकारी वकील है, सरकारी केस है, वो सही ढंग से पैरवी नहीं कर रहे हैं, तो हमें लगा कि इस परिवार को मदद की आवश्यकता है। हम फिर उनके गांव गए, उनके पिताजी को कानूनी मदद के लिए 1,11,000 रुपये दिए और हमने ये भी वायदा किया कि भविष्य में अगर और आवश्यकता पड़ेगी हम अपने साथियों की मदद से और पैसे का भी इंतजामात करेंगे। अंकिता भंडारी की घटना इस पूरे प्रदेश और देश के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है। अगर उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की बेटी सुरक्षित नहीं है तो किस बात का राज्य और किस बात की सरकार और किस बात का लॉ एंड ऑर्डर, ये बड़ा दुखद विषय है और हर किसी व्यक्ति को ये उद्वेलित करता है, परेशान करता है। हर किसी के लिए ये ऐसा विषय बन गया है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है तब तक कम से कम कांग्रेस तो चैन से बैठने वाली नहीं है। जी। दूसरा, आपने मणिपुर की घटना के लिए कहा, ये देश की ऐसी घटना है कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की जो बदनामी हुई है कि 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और इस स्तर पर आ गए हैं कि ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। वहाँ की जो सरकार है मणिपुर की और केंद्र की जो सरकार है, एक ही दल की सरकार है और अगर वो इसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो लगता है कि सरकार फेल हो चुकी है। वहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं रह गई है और ऐसी घटना ने
पूरे हिंदुस्तानी नहीं, पूरे देश में हिंदुस्तान का जो सर और माथा नीचे कर दिया है। मुझे लगता है कि सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए, गृह मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध और ऐसी घटना पुनः इस देश में न हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रतापनगर के विधायक, जिन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है, बेरोजगारी, पलायन, और साथ ही साथ उन्होंने एक विशेष बात कही है कि देवभूमि में अगर हुड़दंग को आने देंगे तो देवभूमि के जो देवता हैं, जो हर घर में पूजे जाते हैं, शायद वो भी यहाँ पर ना रहे। साथ ही उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर भी कई बातें की हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए वो लगातार अग्रसर हैं और उनके परिजन से भी वो अभी मिलकर आए हैं, साथ ही उनकी सहायता भी की है। ऐसे ही अन्य लोगों से भी बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।